देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हम हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका यह नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, याद रखिएगा, ये किसी सरकार, कंपनी या संस्था के लिए नहीं है, हमेशा व्यक्ति पर लागू होता है, किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। तथा कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे ना कोई लोग छीन सकता है, ना ही हमसे कोई गवर्नमेंट छीन सकती है। तो वह अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल यानी कि नैसर्गिक है, जो ना कोई पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है, उसे मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो ये जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वे अधिकार होते हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया है, वहाँ पर ये लिखित रूप में मूल अधिकार है। हम इनको लेकर आए थे और इनके भाग 3 में इनको जगह दी, और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने इनको रखा हुआ है। देखिए, भाग 3 हमें अधिकार तो देता है, और अधिकार को हम फ्रांसीस भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि संविधान के किस भाग को या किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा हम भाग 3 को कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ था। देखिए, मूल अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी आपका अधिकार देश के लिए घातक हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए। अब नियम क्या बनाए गए कि हमारे मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के इश्यू पर, है ना, और ये कुछ समय के लिए ही सस्पेंड होगा। तो यहाँ पर निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को होगा, अथवा विदेशी आक्रमण या फिर किसी इमरजेंसी के आने पर हमारे मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती है, क्योंकि ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो दूसरों के अधिकारों को छीन लेते हैं, जैसे 3 तलाक। अब 3 तलाक एक अधिकार तो था, लेकिन वो 3 अक्षर के साये में किसी औरत की जिंदगी को सिमट कर रख रखा था, है ना। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन किसी औरत की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था वो 3 तलाक। इसलिए कहा गया है ना कि, है ना, मतलब अगर किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे निलंबित का, और ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कोई अधिकार, मूल अधिकार अगर समाज पर धब्बा है या किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे प्रतिबंधित का, यानी हमेशा के लिए प्रतिबंध। तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद लगाती है ना। तो देखिए, टेम्पररी प्रतिबंध लगाने का काम करता है राष्ट्रपति, और संसद हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन किसी मूल अधिकार पर सही रूप से प्रतिबंध लगाए गए या नहीं, कहीं संसद अपनी शक्तियों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा, तो उसका रक्षक होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारे मूल अधिकार की रक्षा करते हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन में हुआ था, है ना। अगर गवर्नमेंट ऐसा नियम बना लिया कि आप सरकार का विरोध ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अतः जो अधिकार वे अधिकार मतलब वाद योग्य होने जरूरी है, यानी कि मूल अधिकार वाद योग्य है। यह शब्द याद रखेगा, मूल अधिकार वाद योग्य है। और हम कहाँ वाद कर सकते हैं? हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद कर सकते हैं, यानी कि इनका प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो कहा जाता है कि हमारे मूल अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, ना। तो ये संविधान में कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेगा। तो 12 से 35 तक खाली एक चीज तो हो नहीं सकती, तो इसको 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है ना। तो आज हम पहली कैटेगरी में समझते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 12 से 18 तक है। तो देखिए, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 हमें परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? मूल अधिकार की। अनुच्छेद 12 में है, यानी कि स्टेट, यानी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा स्टेट जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या किसी के मूल अधिकार पर रोक लगा रहा हो, है ना। तो वो स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। लेकिन स्टेट लोगों के बीच कानून का डर बनाए रखने के लिए कोई नियम या कानून जरूर बना सकता है। तब हम देखते हैं कि स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल ऐसे आगे ऐसे कोई आते होंगे, है ना। तब यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में जैसे कोई मेयर हो सकता है, मुंबई में बीएमसी हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, है ना। तो अनुच्छेद 12 यह कहता है कि उसे अन्यथा या कोई बिना वजह आप छीन नहीं सकते। लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से नियम कानून के से, है ना, चलने के लिए कुछ आप नियम या कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? तो वो स्टेट बना सकता है। अब संविधान में स्टेट किसे कहा गया है? संविधान में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को कहा गया है ना। तो स्टेट का मतलब हमें ये नहीं समझना है कोई यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, है ना। तो ये स्टेट में संविधान की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 हो गया, है ना। तब देखिए, अब अनुच्छेद 13 ये बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये कहता है अल्पीकरण को। अब अल्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेशन, ठीक है।
अब ये डेकोरेशन क्या कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होती है तो फिर ये हमारा मूल अधिकार नहीं होगा, है ना। जैसे कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को भी गालियां दें, है ना, क्योंकि सामने वाले को भी आज़ादी है कि वह शांति से जीवन जिए। तो हमारा ये अनुच्छेद 13 कहता है कि आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। कब घटा दिया जाएगा? जबकि वह असंगत हो। अगर कोई दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला लोग है ना, अगर हमारा अधिकार है कि गाड़ी चलाना, तो हम किसी के ऊपर भी गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अधिकार हुआ कि घूमना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के भी, है ना, घर में घुस जाएं। तो ये यही कहता है कि आपकी आज़ादी है, लेकिन याद रहे कि आज़ादी तब तक है जब तक कि दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, है ना। अब इसे एक चीज ध्यान से समझिए कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले बहुत सारे कानून बने हुए, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे कि हमारे आईपीसी है, अब इसकी धारा वगैरह 1861 में बनी थी, तो वो अभी भी लागू है। यानी कि संविधान के बनने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले भी अगर कोई कानून बने हैं तो वर्तमान में भी वो लागू रहेंगे, है ना, बशर्ते कि वह वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर रहे हो। जैसे कि पर्सनल लॉ है। अब यहाँ पर्सनल लॉ से क्या मतलब हुआ? जैसे कि हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ है, उनके लिए पर्सनल लॉज बने हुए हैं, है ना। तो जैसे कि कुछ कानून हिंदू लॉ मुस्लिम पर लागू नहीं होता, मुस्लिम लॉ हिंदू पर लागू नहीं होता। इसलिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि एक समान सिविल सहायता लाएंगे जो जिसको कि हिंदू और मुस्लिम दोनों फॉलो करे। इसलिए कहा गया है कि पर्सनल लॉ ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन जो अनुच्छेद 13 है वो कहता है कि पर्सनल लॉ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो इसी पर्सनल लॉ से था एक जैसे कि एक 3 तलाक था। अब 3 तलाक से सायरा बानू ने केस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि ये तो पर्सनल लॉ का मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान से पहले बनाए गए सारे नियम कानून रखे जाएंगे, बशर्ते कि वो किसी के मूल अधिकार को न छीन रहे हो। तो 3 तलाक जो है वो पुरुष के लिए तो एक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से न जाने कितने महिलाओं की लाइफ खराब हुई है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ से 3 तलाक में से तलाक की बिद्दत को खत्म कर दिया जाएगा। अब लोग समझ रहे हैं कि 3 तलाक को खत्म कर दिया गया, नहीं। मुस्लिम लॉ में तलाक 3 टाइप के थे, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। अब तो तलाक बिद्दत था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, न कि 3 तलाक को, ठीक है। इसके बारे में हम फिर आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 में समझेंगे। अभी तो अनुच्छेद 13 है, और ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी है वो लागू रहेंगे, बशर्ते कि वो अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये अनुच्छेद 13 बहुत ही जरूरी है। और ये भी कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो कि उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला कि अब सरकार बाद में ऐसा कोई कानून बना देती है कि आप चारों तरफ नहीं घूम सकते, आप सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। तो ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार न ही कोई पहले न ही कोई बाद में ऐसा कोई कानून बना दे जो कि आपके मूल अधिकार को छीन ले, है ना। तो इस पर बहुत ही बड़ी बहस चली थी, लेकिन ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ऐसा ध्यान रखा संविधान के अंदर, है ना। अब अनुच्छेद 13 को लेकर आप सोच सकते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से संविधान को लिखा गया। तो याद रखेगा ये अल्पीकरण है, कब? जब दूसरों को तकलीफ पहुंचे तब। देखिए अब आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 दो तरह की बातें करता है, एक तो कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता ये शब्द आया है ब्रिटेन से, और कानून का समान संरक्षण ये शब्द आया है अमेरिका से, ठीक है। इसमें देखिए, इसको समझना हो तो देखिए 2 तरह की बातें हैं। पहला, कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता ये कहता है कि मेरे सामने सब बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई चपरासी हो, जिसने गलती की है सजा सबको मिलेगी, ठीक है। तो ये बात करता है कानून के समक्ष समानता की। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, कानून के समक्ष समानता नहीं होनी चाहिए, कानून का सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें यूं कहा गया है कि जिसने गलती की है सजा तो सबको मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ आधार पर उनके बीच में अंतर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है उसके लिए अलग कानून लगना चाहिए, कोई बड़ा है उसके लिए अलग कानून लगना चाहिए, ठीक है। महिला है, आप देख सकते हैं कि भारत में अभी तक महिलाओं को फांसी नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये बात करता है कानून के समक्ष संरक्षण की, ठीक है। यानी कि आप बड़े हो या छोटे, अगर कोई गलती की तो सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा, आपका अलग क्लासिफिकेशन के नाम पर, है ना। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं दी गई है अभी तक, है ना। कुछ डिफ्रेंशिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बनाए रखने के लिए। तो हमारा कानून कहता है, देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पर सख्त कर दीजिए, किसी पर कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसलिए हम इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं।
तो आप आर्टिकल 14 में क्या समझे, इसमें दो तरह की बातें हैं। कानून का समान संरक्षण शब्द है अमेरिका से, हम लोग 80% इसी को फॉलो करते हैं, है ना। और कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से आया है और इसे हम 20% फॉलो करते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 15। यहीं पर बात आती है आरक्षण की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, पहला आधार है धर्म के आधार पर, है ना, कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, आप इस आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा जाति के आधार पर, कि कोई ऊंची जाति वाला है कि कोई नीची जाति वाला है, आप इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई वंश के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और आता है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार का मतलब है कि कोई पुरुष है, स्त्री या कोई ट्रांसजेंडर है ना, आप इस आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि समाज में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को ज्यादा अहमियत मिलती है, तो इस आधार पर भेदभाव तो होता है। लेकिन कानून कहता है कि आप कानूनी रूप से अगर आप पकड़े गए, ठीक है, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि आप इस आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। चौथा यह अगला आता है जन्म स्थान के आधार पर भी भारत में भेदभाव आप किसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाता है कि जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है, कि कोई यूपी बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई दिल्ली का है, कोई साउथ इंडियन है, इस आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन आप इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि यहीं पर लिखा हुआ है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक भेदभाव। ठीक है, अब बात आती है आरक्षण की, है ना। मतलब किसी की भलाई के लिए आप उसके साथ भेदभाव कर सकते हो, ये संविधान कहता है हमारा, है ना। जैसे आप देखे होंगे कि हैवी ड्यूटी में बहुत सारे भारी भरकम काम होते हैं, वहां पे आप महिलाओं को नहीं लगा सकते, है ना, उस पर रोके, है ना। यानी कि कुछ आधार ये है ना, ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। अब है ना, हम समझते हैं आरक्षण को। आरक्षण शब्द आते ही हिंदुस्तान में परंपरा चली आती है, जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण सही है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण गलत है। देखिए आरक्षण क्या है, समाज में कई दर्जे के लोग रहते हैं, इसमें से कई तबके के लोग नीचे रह जाते हैं, तो कई ऊपर रह जाते हैं, है ना। तो आरक्षण कहता है कि जो लोग आगे बढ़ गए उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो पीछे रह गए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक समाज एक जैसा हो जाए। तो कहा जाता है कि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। ये किसी को आगे बढ़ रहा है उनको रोकता नहीं है, बल्कि जो पीछे रह गया उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है ना। अगर ये गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के अंदर इसको रद्द कर देता, है ना। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो भी लोग नियोजक है, यानी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें समानता रहेगी। फिर यही बात आ जाती है फिर से आरक्षण की। तो आरक्षण के लिए संविधान कहता है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आरक्षण की बात करें तो धर्म के आधार पर ये नहीं होता है हिंदुस्तान में, है ना, कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है इस आधार पर आरक्षण मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आरक्षण सदैव जाति के आधार पर रहता है, और आरक्षण सदैव लिंग के आधार पर रहता है। इसके अलावा आरक्षण जन्म स्थान के आधार पर भी रहता है। जैसे कि कोई किसी ऐसे एरिया से है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी एरिया है ना, तो उन आधार पर भी आप आरक्षण दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि सबको समानता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर 3 लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। आइए अब अनुच्छेद 17 को समझिए। अनुच्छेद 17 काफी विवादित रहा है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, है ना। अस्पृश्यता को छुआछूत कहते हैं। देखिए छुआछूत आज भी कोर्ट कहता है, यदि उससे या कोई बीमारी है, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे आप कोरोना की बीमारी मान लो, जो आसानी से फैल सकती है, जो छूने से फैल सकती है, तो उससे आप छुआछूत कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत करते हो तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि गाँवों में तो ये बीमारी आज भी प्रचलन में है। शहरों में तो ये धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन गाँवों में आज भी छुआछूत की जाती है कि कोई ऊंची जाति का है कोई नीची जाति का है, तो उससे कहते हैं दूर रहे, छूना मत। तो ये छुआछूत का प्रचलन आज भी जारी है। लेकिन आप किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 17। ठीक है, अब आर्टिकल 18 क्या कहता है। ये भी हमारे समाज में एक समानता लाने की बात करता है। 18 क्या कहता है, कहता है उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या होता है, आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हो। देखिए जब देश गुलाम था या जब भारत में राजतंत्र का राज था, तब कई सारी उपाधियां थी, जैसे महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, विदेशी, इस तरह की बहुत सारी उपाधियां थी। तो कहा जाता है कि या ऐसी कोई उपाधि आप नहीं रख सकते हो, मतलब हिंदुस्तान में आप ऐसे कोई उपाधि नहीं रख सकते हो। ये सब उपाधियां अब समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 18 से इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक,
अब इसको इसलिए समाप्त की गई है क्योंकि ये उपाधियां किसी एक आदमी दूसरे आदमी की तुलना में श्रेष्ठ दिखाता था, है ना, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। इसमें एक चीज और है, आप अगर कोई विदेशी उपाधि लेते हो, जैसे मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान मिला था, तो जब आप विदेशी पुरस्कार लेते हो तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, तो आप उसे रख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ये सब कोई टाइटल आप नहीं रख सकते हो, अपने नाम के आगे नहीं रख सकते हो, है ना। जैसे इसमें कहा गया है कि दो चीजों को आप ले सकते हो। एक कोई भी आपका नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण है, तो जो नेशनल अवार्ड है ये आप ले सकते हो, लेकिन इन नेशनल अवार्ड को आप कभी भी अपने नाम के पहले सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करते हो तो फिर आप इस अनुच्छेद के खिलाफ आ सकते हो और वो अवार्ड आपसे छीना जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान से समझिए, इसमें एजुकेशन और रैंकिंग को रखा गया है। जैसे कोई है ना प्रोफेसर होता है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाता है, डॉक्टर होता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, ठीक है, यानी कि आप अपने एजुकेशन का अपने नाम के आगे यूज कर सकते हो। और दूसरा होता है रैंकिंग का, जैसे मिलिट्री में कर्नल होते हैं और ब्रिगेडियर होते हैं, जैसे पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा होते हैं, तो आप एजुकेशन का अपने नाम के आगे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे और राष्ट्रीय अवार्ड तो आप पुरस्कार ले सकते हो, लेकिन इसे अपने सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें हैं, ये तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि सर, महाराज, महाराजा, बादशाह, ये आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। ये था आपका अनुच्छेद 18। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। हम अब इसके आगे से हम अनुच्छेद 19 से 22 पढ़ेंगे। धन्यवाद।